अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 एमपी आ गए गलती से, मैं कहूंगा मेरी आस्था, क्या करेंगे? बोले मोदी का नाम तो लेने दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे आपको क्या होगा? रुकिए, आप नहंग बोल देंगे उनको। आप किसको गद्दार बोल रहे हैं? बहुत से लोग हैं। नहीं, कौन गद्दार है? अरे बहुत मैंने है गद्दार भाई। शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। एक चीज बताइए, आपने 2008 से अब तक 11 राज्यों में अपनी पार्टी पहुंचा दी। दिल्ली पर नजर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली पर नजर नहीं है मेरा। देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक नेचुरल एक्सपेंशन का प्लान होता है, तो हमारी पार्टी की भी हम कोशिश कर रहे हैं कि, और इससे भारत की लोकतंत्र मजबूत होगा, डेमोक्रेसी मजबूत होगी, तो वही उसमें काम कर रहे हैं। और ईमानदारी की बात तो यह है कि हमारे बुजुर्गों की मेहनत का फ़ायदा मैं उठा रहा हूँ। उन्होंने इतनी पार्टी को मजबूत किया उस वक्त आंध्र प्रदेश में कि मैं अब उसको आगे लेके जा सकता हूँ, तो क्रेडिट उनको जाता है। पर कुछ लोगों को दर्द भी है इस बात का कि आप मजबूत हो रहे हैं, वो कमज़ोर हो रहे हैं, जहाँ पहुँचते हैं वो सत्ता से दूर हो जाते हैं। तो कंपटीशन है, तो कंपटीशन में सबको मेहनत करना पड़ेगा। तो कभी मैं नहीं जीतता हूँ, कोई दूसरा जीतता है, तो इसमें तो कोई ताजुब की बात नहीं होनी चाहिए। उसमें तो सबको मेहनत करना है, काम करना है, आवाम का दिल जीतना है। आपकी फैन फॉलोइंग तो बहुत है, चाहे यहाँ हो, हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो। इसका सीक्रेट क्या है? सब इसमें देखिए, ये बात सच नहीं है, क्योंकि अगर इतना फॉलोइंग होती तो मैं कई चुनाव जीत जाता। तो लोग सुनते हैं, मगर अभी बहुत मेहनत करना है, बहुत कामयाबी हासिल करना है, बहुत से मंजिलों को पाना है। तो अभी लड़ाई जारी रहेगी, जद्दोजहद चलती रहेगी। तो इस पे मैं खुश नहीं हो सकता हूँ, मगर बहुत आगे जाना है, कोशिश करते रहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब की डबल पावर है, अगर जितवा ना सके तो हरवा जरूर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काशीराम साहब ने अच्छा कहा था कि इलेक्शन आप लड़िए, पहले हारिए, हरवाइए, फिर जीतिए। तो इलेक्शन लड़ना है तो आप जब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो आप अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे, आप अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ कैसे दिखाएंगे? तो इसीलिए हम इलेक्शन लड़ते हैं, और बहुत सी बार कामयाबी नहीं मिलती, मगर हम लड़ते हैं इलेक्शन ताकि हमारी सफ़र को हम जारी रख सकें, और आज नहीं तो कल मिलेगी कामयाबी। एक चीज़ बताइए कि अखिलेश, ममता और कांग्रेस के कई नेता आपको सोशल मीडिया स्टार बोलते हैं। हैदराबाद में रॉक स्टार, ये लोग कहते हैं आप सोशल मीडिया स्टार। सही बात है? नहीं, चलिए, कुछ तो मान तो लिए हैं। इनका बड़ापन है कि मुझे कुछ मान लिए लोग कि मैं कुछ हूँ। अच्छा, ये पूरा किसान आंदोलन चला, ओवैसी साहब आप नजर नहीं आए? नहीं, किसान आंदोलन में तो ये तो ए पॉलिटिकल आंदोलन है, और हम सब लोग उसकी तायीद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो उसमें जाकर खामखा हम लोग माहौल को क्यों ख़राब करें? वो लोग कर रहे हैं। हाँ, उनकी डिमांड जो है वो जस्टिफाइबल डिमांड्स हैं, और सरकार को उसको मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए, और ये हम बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं। ओवैसी साहब, आपको एक मैं मसले पे लाता हूँ। मैंने आपकी पूरी स्पीच सुनी संसद में, आपने लंबा भाषण दिया था। आप काफ़ी नाराज़ थे, गुस्से में भी थे जब आपने भाषण दिया। आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा था सदन में? नहीं, कहाँ गुस्सा था? वो गुस्सा तो नहीं था। नाराज़ थे आप? नहीं, आप यही बात नरेंद्र मोदी के बारे में क्यों नहीं बोलते? 1.5 घंटे का भाषण दिए। नहीं, वो बात अलग है भाई। आप नाराज थे, आपने 8 मिनट बोला, तो उसमें गुस्सा कहाँ नजर आएगा? 8 आपने 92 की बात को प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ दिया, राम मंदिर वाले। हाँ, बिल्कुल, ये फैक्ट है। देखिए, 22 जनवरी की बुनियाद तो 1949 में डाली गई थी, जब जीबी पंत ने मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने की इजाज़त दी। 22 जनवरी की बुनियाद तो 6 दिसंबर को डाली गई। तो ये बिल्कुल सच है। और अगर 6 दिसंबर नहीं होता, 22-23 दिसंबर की रात में 49 में मस्जिद में मूर्तियां नहीं रखी जाती, तो 22 जनवरी मुमकिन था क्या? बताइए आप। लेकिन ओवैसी साहब, ये जो मंदिर बना है वो तो कोर्ट के आदेश से बना है। हाँ, बिल्कुल। और उसका दूसरा पहलू भी है। नहीं, कोर्ट मस्जिद की जगह भी है। नहीं, और कल भी बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप आस्था को फैक्टर बनाएंगे तो फिर एविडेंस का क्या होगा? अगर कोर्ट आस्था के फैसले करेगा तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था से बढ़ के कैसे होगी?
बताइए आप, वो तो गलत है वो। इसीलिए हम यकीनन सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी कोर्ट है। और जस्टिस जे.एस. वर्मा ने कहा था, सही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो वो फैसला बिल्कुल जो फैसला आया था वो आस्था की बुनियाद पर था। और जिस बात का मुझे खदशा था, डर था कि ऐसे कई इश्यूज ओपन हो जाएंगे, अब इश्यूज ओपन हो गए। आपका ऑब्जेक्शन किस चीज़ पे है ओवैसी साहब? आपका ऑब्जेक्शन राम मंदिर पे है या उससे जुड़ी आस्था से है? नहीं, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि 6 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को वादा कर कर वहाँ पर अडवाणी और जितने बीजेपी आरएसएस के नेता थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था कि हम मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, और मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, डिमोलिश कर दिया। और तरफे तमाशा ये है कि किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ उसमें, किसी एक का भी कन्विक्शन नहीं हुआ। अगर जीबी पंत उस वक्त उन मूर्तियों को हटा देते और बोलते कि नहीं ये गलत हुआ है, 145 सीआरपीसी इस्तेमाल कर लेते, तो ये इशू नहीं बनता। आप बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने 86 में ताले खोल दिया आप, तो ये तो एक नाइंसाफी की एक पूरी लिस्ट है। तो यही हम बता रहे हैं। क्यों किसी मंदिर के ऊपर हमारे को गुस्सा होगा? भाई ये मुल्क, जैसा अभी आपने कहा, ये मुल्क की खूबसूरती, इसकी डाइवर्सिटी है, इसका प्लुरलिज्म है। इस देश का कोई मजहब कभी था नहीं, ना कभी रहेगा। ये देश तो उन लोगों को भी मानता है जो किसी भगवान या अल्लाह को नहीं मानते। तो इस देश को अगर आप एक समुदाय, रिलीजन से जोड़ देंगे तो ये तो संविधान के खिलाफ है। लेकिन असदुद्दीन जी, अगर आप एक बात कह रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म से बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सांसद हैं, आपने संसद में जब भाषण दिया तो आपने कहा आप राम के सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ आपने बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोला। हाँ, बुरी बात क्या है उसमें? मैंने कहा कि मैं नाथूराम के खिलाफ हूँ। आप खिलाफ है ही नहीं नाथूराम के, सबको होना चाहिए नाथूराम के खिलाफ। और बाबरी मस्जिद जिंदाबाद बोलना गलत बात क्या है? बाबरी मस्जिद को तो मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया। तो ये आर्गुमेंट जो बीजेपी झूठ फैला रही थी कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, वो तो सुप्रीम कोर्ट नकार दिया। अच्छा, आप बताइए, बीजेपी को राम मंदिर कब याद आया? नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, बता रहा हूं आपको। पालनपुर का रेजोल्यूशन 1989 में पास किया, उससे पहले तो नहीं हुआ। आरएसएस बनी 1924-25 में, जब उन्होंने बात नहीं की। विश्व हिंदू परिषद बना 1960 में, वो नहीं बात किए। महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर के मुंशी से लेकर बाल गंगाधर तिलक से लेकर मालविया साहब से लेकर किसी ने बात नहीं की वहां पर। आप 89 में पालनपुर रेजोल्यूशन पास करके आपने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वो तो डिस्प्रूव हो गया। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन तो बीजेपी से पुराना है, वो तो सबको पता है। हेमंत जी की किताब भी पढ़ लीजिए। 250 साल पुराना है। 1800, देखिए लीगल फाइट चल रहा था 1875-80 में। मस्जिद के सामने चबूतरा था, मस्जिद पे झगड़ा नहीं था, वो चबूतरे पे झगड़ा था। वही तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन वो आस्था की भी तो बात है ओवैसी साहब। चबूतरा बाहर है भाई, मस्जिद में अंदर तो नहीं था। आपने चबूतरे को छोड़कर मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी और उसके बाद लॉक डाल दिए। अच्छा, आपको मालूम कि जो कलेक्टर साहब ने ये मूर्तियां रखकर मस्जिद को बंद किया, वो बाद में नायर साहब जनसंघ के एमपी बन गए वहां से। नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इन तीन चीज़ों पे समन्वय हो जाता, जैसा कि बोला जा रहा था 80 के दशक में, कि वापस कर दिया जाए काशी, मथुरा, अयोध्या, तो बड़े मसले हल हो जाएंगे। नहीं, आप सब चीज ले लीजिए ना, वो दो क्यों लेते आप? सब ले लीजिए, कुछ बाकी मत रखिए आप। भाई कुछ रूल ऑफ लॉ रहेगा नहीं रहेगा, बताइए आप। अब आप कहेंगे कि भाई वो आस्था की बुनियाद पर हम दे दिए, यहां पर क्या वो भी आस्था बोल देंगे आप, वहां पर भी आस्था बोल देंगे, तो फिर संविधान किस लिए है? फिर कोर्ट किस लिए है? एविडेंस किस लिए है? सब दे दीजिए, फिर आप खत्म कर दीजिए। दो पे क्यों रुकते आप? सब ले लीजिए। अच्छा चलिए, आपने संसद में एक मौलाना आमिर अली और बाबा रामचरण दास की बात की थी, आपने कहानी सुनाई थी। मैं चाहूंगा कि यहाँ जो हमारे गेस्ट बैठे हैं, आप वो कहानी यहाँ एक बार सुनाएं। देखिए, मौलाना आमिर अली और बाबा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो रामचरण दास, बाबा रामचरण दास तो हनुमानगढ़ी के बाबा थे। इन दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन दोनों ने मिलकर, एक मौलाना है, एक हनुमानगढ़ी के
पुजारी हैं। इन दोनों ने मिलकर ये खूबसूरती है इस देश की। और फिर उसमें मैंने अपने स्पीच में उनका भी जिक्र किया था कि अच्छन खान और शंभू प्रसाद बाबा एक को जला, मुसलमान की लाश को अंग्रेजों ने जला दिया और शंभू प्रसाद साहब की लाश को दफना दिया, और किसी ने जाकर बोला कि हम नहीं चाहिए, नहीं आप वैसे हिंदुस्तान चाहते हैं? हाँ? आप वैसे भाई हिंदुस्तान ये चाहते हैं? मोहब्बत के मजाहरे थे इस देश के लिए, और अंग्रेजों ने जो नफरत के बीज बोए मुसलमानों में और मेजॉरिटी कम्युनिटी में, जब लड़े अंग्रेजों से लड़ाई तो मुसलमान और हिंदू सब मिलकर, सिखों ने मिलकर लड़ी थी, ईसाइयों ने मिलकर लड़ी थी, तभी तो मुल्क को आज़ादी मिली। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अमृतलाल नागर की जो किताब है उसमें इसका जिक्र है, और उस किताब यानी गदर की फूल में लिखा है कि ये दोनों चाहते थे, और उन्होंने मौलाना साहब ने कोशिश भी की थी कि ये जो विवादित ढांचा है ये हिंदुओं को दे दिया जाए। अब ये देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत से कहानियां लिखी जाती हैं, हिस्टोरियन जो होते हैं ना, अमृतलाल नागर की किताब है। नहीं ठीक है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहा नहीं ठीक है, वो जो हिस्ट्री की किताबें हैं, मैं डिसएग्री करता हूं, मगर ठीक है उनका ओपिनियन होगा, चलिए मान लिया आपकी बात सच है, मगर वो मोहब्बत के मजाहरे तो कर दीजिए कि एक ही पेड़ के ऊपर दोनों की लाशों को लटका दिया गया था, वो मोहब्बत के मुजाहरे तो करिए ना, वो मौका तो दीजिए। तो अगर मौलाना साहब आज होते तो वे मानते कि जो ज्ञानवापी है मथुरा दे दी जाए, क्योंकि तब भी कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए, ज्ञानवापी की आप बात कर रहे हैं, यहां पर अदर साइड ये कहती है कि हमारा पोजीशन हमसे छीन लिया गया 93 में, राइट, और हमारे पास 1530 के कागजात हैं। बाबरी मस्जिद में मेरे पास, मैं 500 साल से नमाज पढ़ रहा हूं, मेरा भी पोजीशन आपने छीन लिया मुझसे। यहां पर आपको इजाजत मिल जाती और मुझे वहां पर नहीं मिलती। अब आपको मालूम कि मथुरा की आप बात कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट 1960s में मुसलमान और हिंदू पक्ष में, उस पर सिग्नेटरी कौन था हिंदू तरफ से? मालविया साहब थे, मदन मोहन मालविया। लेकिन बात तो आस्था की है। नहीं, इनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता मदन मोहन मालविया से? कि मदन मोहन मालविया से बड़े हिंदू हैं। एग्रीमेंट साइन होकर मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी, 8 एकड़ जमीन दी। अब आप उसको 2023 में आप खोल रहे हैं उसको। लेकिन वाईसी साहब, अगर आस्था के मामले, मेरे ख्याल से मथुरा, काशी और अयोध्या एकदम अलग हैं बाकी मंदिरों से। नहीं, देश आस्था पे नहीं चल सकता ना। कल अगर मैं पावर में आ जाऊंगा गलती से, मैं गलती से पावर में आ गया, अभी क्या? सुनिए आप, अभी भी पावरफुल है। अगर गलती से मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया और मेरे पास भी 300 MP आ गए गलती से, मैं ख्वाब में भी नहीं सोचता हूं मगर कह रहा हूं, मैं कहूंगा मेरी आस्था, क्या करेंगे आप? यही तो हम कह रहे हैं ना कि देखिए, आस्था पे नहीं चल सकेगा। ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, तो अदालत ने किया है। अरे नहीं, अदालत के पास तो ही लोग तो गए। आप जब 91 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिए, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? जब आपने कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जो भी रिलीजियस प्लेस होगा उसके कैरेक्टर में, नेचर में तब्दीली नहीं आएगी, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? फिर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा? जी, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष को ठीक से सुना नहीं जा रहा? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब कानून बना दिए तो कानून को फॉलो करिए। कह रहे हैं कि उसके दायरे पे नहीं आता है। किसके? कानून के दायरे में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? कैसे वो तो अदालत हमने जब पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, मैं तो वो भी गलत था, इस जगह को छोड़कर सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है फिर उसका? आप तो लॉयर हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, लॉयर हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब आपको अदालत की बात पे ही विश्वास नहीं तो मामला कैसे सुलझेगा? अदालत की बात देखिए, अदालत के फैसले को मानते हैं और डिसएग्री भी करते हैं, वही तो खूबसूरती है जमहूरियत की। जरूरी नहीं है ना, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेस्पेक्टफुली मैं इस जजमेंट को नहीं मानता हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक चीज बताइए, ये आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को या तो सलाह ठीक से नहीं मिल रही या अदालतें उनकी बात नहीं सुन रही, आप इतने बड़े बैरिस्टर लॉयर हैं, आप उनको क्यों नहीं सलाह देते? अरे भाई, मुझसे बेहतरीन वकील वहां पर आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को सुप्रीम कोर्ट्स नहीं मानेंगे तो फिर कानून का फायदा क्या है? फिर पार्लियामेंट तो कानून बनाएगा ना, कोर्ट तो नहीं बनाएगा। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में कह दिया
कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से है, लफ्ज नॉन रिट्रोग्रेशन उन्होंने इस्तेमाल किया, तो फिर कोर्ट्स को, तो लोअर कोर्ट्स को फॉलो करनी चाहिए। ओवैसी जी, लोग ये भी कहते हैं कि आप मामले को सुलझाते नहीं, कई बार भड़का देते हैं। जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो आपने वो 6 दिसंबर टाइप बात कह दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है वो। क्यों, क्या 6 भड़काने नहीं दिसंबर? हुआ ओवैसी जी। क्या आपकी नजर में 6 दिसंबर अच्छा दिन था? नहीं, नहीं, आपने बोला 6 दिसंबर। नहीं, आपकी नजर में या देश की नजर में 6 दिसंबर अच्छा दिन था क्या? पुराने घाव को भाई, करना अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को पुराने वादा, घाव को- सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने तोड़ दिया, नहीं हाथ लगाएंगे। अच्छा, हैरत की बात तो ये घावों को हरा करना अच्छी बात है। देखिए, जख्म जो दिया गया था उस जख्म को याद रखिए, दोबारा जख्म नहीं लगना चाहिए। आप हिस्ट्री से सीखते हैं, हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देते आप। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। आप बताइए, कोई एक ऐसी मस्जिद है जहां मॉब घुस के जिसने तोड़ दिया? मॉब ने तोड़ दिया। तो आप इंतजार करेंगे तोड़ने के मैं लिए? इंतजार नहीं कर रहा, आपने बोला और हो रहा है। मुझे तो विश्वास है यहाँ के लोगों में। देखिए, मस्जिद को कैसे तोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट को बोलकर नहीं तोड़ेंगे, तोड़ दिए। आपको मालूम, दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करे आपने तोड़ दिया दिल्ली में। और वो सरकारी था। नहीं, आप बात कर रहे हैं अनकंट्रोल क्राउड और लोगों की, दोनों अलग चीजें हैं। वो एक सरकारी था। नहीं, वो एक सरकारी था। अब तो आपको मॉब की जरूरत भी नहीं है, गवर्नमेंट खुद तोड़ रही है। ये आरोप है। नहीं, अरे भाई, एक आरोप है, एक एनडीएमसी का एक्ट है। कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट नहीं। देखिए, और एक अनकंट्रोल मॉब था। अनकंट्रोल मॉब वहां पर आप कौन लेकर गए? मैं टीवी 9 के दफ्तर पर एक मॉब को ला लूं और अदालत फैसला नहीं, सुनिए, हेमंत साहब के ऑफिस को तोड़ दूं नहीं और बोलूं अनकंट्रोल मॉब था? अरे ये क्या बात है? अरे दो अलग चीजें। अरे कानून तो रहेगा ना मेरे भाई, इसका मतलब देश मॉब से चलेगा? तो फिर आप एल कपूर को मना दीजिए प्राइम मिनिस्टर। अदालत, अयोध्या में अदालत, बाकी जो मसले हैं मथुरा के वो अदालत। मेरा एक ही बेसिक सवाल है, हल्द्वानी में अदालत। सुनिए, आप ही की जबान में, अगर ये मॉब 6 दिसंबर को मस्जिद को नहीं तोड़ता तो कोर्ट का फैसला क्या आता? बताइए मेरे को। ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अरे हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बिल्कुल जो हुआ ना, आपने फेट अकम्पली कर दिया मेरे लिए। आपको नहीं लगता लोगों की आस्था महत्वपूर्ण है देश में? अरे भाई, आस्था से देश नहीं चलता मेरे दोस्त, संविधान से चलता है। अगर आप आस्था पे चलाएंगे तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था बड़ी कैसी होगी? जरूरी है कानून, संविधान जरूरी है कानून के लिए, पर देश तो हमारी देश में आस्था तो महत्वपूर्ण है। नहीं, आस्था सब है, मगर संविधान पर भरोसा होना चाहिए। अच्छा बताए, प्राण प्रतिष्ठान क्या था? संविधान था, इस देश की आस्था थी, जहां इस देश के सारे बड़े लोग मौजूद थे। कौन? प्राण प्रतिष्ठान अयोध्या में। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर 49 में जीबी पंत मूर्तियों को रखने की इजाजत नहीं देते और नायर साहब अपना ईमानदारी से काम करते तो 22 जनवरी होता। उससे पहले भी कई बार कोशिश हुई क्या? निहंग भी थे वहां। कहाँ पे? अयोध्या में। ऐसा नहीं है कि जो अयोध्या का इतिहास है कि कौन थे? अयोध्या का इतिहास 25, 30, कौन थे? 40 फिर से बोलिए। निहंग लोग मूर्ति पूजा करते। अरे आप कैसी क्या बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? किताब लोग मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। निहंगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निहंग लोग मूर्ति पूजा नहीं करते मेरे भाई। अरे देखिए, निहंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा है ना कि हर मजहब में गद्दार लोग होते हैं, तो क्या करेंगे उनको? आप निहंग बोल देंगे उनको? आप किसको गद्दार बोल रहे हैं? बहुत से लोग हैं। नहीं, कौन गद्दार है? अरे बहुत। मैंने गद्दार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। टीपू सुल्तान को शहीद करने मरवाने वाले मुसलमान गद्दारी थे उसमें। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मीर सादिक। बहुत है, बहुत से आस्तीन के सांप हैं। चलिए, आस्तीन के सांप अलग से बात की जाएगी। एक चीज बताइए, आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या आपत्ति है? नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कार्तिकेय को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, ये क्या बात है? मुझे मिलना चाहिए। अगर सुन लीजिए। अगर महिलाओं के अधिकार हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो उसमें क्या आपत्ति? कैसे होंगे बताइए, कैसे होंगे? आप विल का पावर निकाल रहे हैं। आप विल का पावर तो नहीं निकालेंगे आप। और विल का पावर बोलते हैं आपको भाई, मुसलमानों में मैं विल के पावर में आई कैन नॉट इवन एक्सीड 1/3। आप नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स हो? रिफॉर्म आप क्यों रिफॉर्म करेंगे मेरा? क्यों? यानी सुनिए, आप क्या कर रहे हैं बताता हूं। मैंने आपसे मुराद जो बीजेपी कर रही है, आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट मुझ पर थोप रहे हैं। भाई, आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप?
मिसाल के तौर पर उत्तराखंड की मिसाल ले लीजिए आप। आपको मालूम उत्तराखंड में आप बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन लिस्ट बना दिए शादी की आप, कि पिता के तरफ मां के तरफ। आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? भाई मैं राइट टू चॉइस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट है। उत्तराखंड में आपने कह दिया कि प्रोहिबिटेड लिस्ट बना दिया आपने, वो कैसे होगा बताइए? अच्छा, आप उसमें प्रॉपर्टी का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पे एक इल्जाम लगाते, नहीं मुसलमान की बेटी को भाई के बराबर हिस्सा नहीं मिलता। ये क्यों नहीं बोलते कि मुसलमान की बेटी को अपने बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता, अपने हस्बैंड की जायदाद में भी हिस्सा मिलता उसको? आप ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ऐसे 20 इंस्टेंसेस हैं जहां पर मुसलमान बेटी को भाई से बढ़ के मिलता है, ये भी नहीं बोलते। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं, अरे भाई आप उसमें उत्तराखंड के लेटेस्ट है, खत्म कर लीजिए। एक सवाल और है। उत्तराखंड में आप ट्राइबल को क्यों निकाल दिए? तो यूनिफॉर्म कहां हुआ? सुनिए, आर्टिकल 25 के तहत एक तो आप निकाल दिए ट्राइबल को, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है, और फिर आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं एक्सेप्शन, कहे का एक्सेप्शन दे रहे हैं आप? तो पूरा मकसद क्या है कि हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो मोरालिटी है वो मुसलमानों पे डाल दिया जाए? क्यों डालेंगे भाई आप? नहीं, दो चीजें। एक मिनट ठहरिए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, पॉक्सको एक्ट है, ये क्या लेके आ रहे फिर आप? ये क्या लेके आ रहे हैं आप बताइए? सेंट्रल एक्ट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। गवर्नमेंट का डेटा है 12 लाख चाइल्ड मैरिजेस हुई लास्ट डेटा, जिसमें से 84% तो हिंदू भाई बहनों की हुई। कानून से चाइल्ड मैरिज खत्म होने वाला नहीं है, ये एक सोशल ईवल है, मगर आप तो कानून बना दिए। अच्छा, और एक बात में इसका मतलब है नहीं, सुनिए, आपको रियलिटी बता, बात पूरी खत्म करिए। मैं खत्म करता हूं। इसका ये मतलब है कि हम कानून ना बनाएं। अरे कानून, यूसीसी मैं आपको नहीं रोक रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कानून बनाए भी तो आपने कौन सा पहाड़ खोद कर क्या निकाला? चूहा भी नहीं निकाला आपने। अच्छा, और एक बात, चाइल्ड मैरिज एक्ट जब होती है वो वॉइडेबल होता है, वॉइड नहीं होती। आपको यूसीसी से आपत्ति है, आपको सीए से भी आपत्ति बिल्कुल है। क्यों? अरे भाई जमहूरियत है क्या? डिक्टेटर की हुकूमत है यहाँ पर? ये तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। अब आप कल नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि कल से अच्छा, इस पे आपत्ति क्या? अरे बोलने, मोदी का नाम तो लेने दीजिए। आप क्यों डर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, नाम लीजिए। मुझे आपको क्या होगा? रुकिए, पूरा नाम लीजिए। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी बोलिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिक्कत क्या है सीएए से? सीए से दिक्कत यह है कि यह मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। देश के संविधान में आप मजहब की बुनियाद पर कैसे बनाते हैं आप? अब लोग बोलते हैं ये ओवैसी क्यों? अच्छा भाई, आसाम में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एनआरसी हुआ, आप हेमंत बिश्व शर्मा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे उसको। सीए से किसी मुस्लिम की नागरिकता कहां जा रही है? सुनिए, आप बताइए मुझे, सुन तो लीजिए, कहां जा रही है? परसिक्यूटेड हिंदूज को जगह मिल रही है। सुन तो लीजिए आप। ये एक दिल पे हाथ रख, नहीं दिल पे नहीं, वैसे जी मैं कहीं पे हाथ नहीं रखता हूं। मैं दिमाग से बताइए। चलिए, मैं कहीं पे हाथ नहीं रखता हूं। चलिए, नहीं, एक चीज बताइए। मैं किसी पे हाथ नहीं रखता हूं। मैं तो अफगानिस्तान भी क्यों, मैंने देखा, देखिए वहां सिख थे, कम हो गए। पार्टीशन के टाइम पे कितने हिंदू थे पाकिस्तान में, सबको पता है। अच्छा, कम हो गए। अच्छा, सबको पता है। तो अगर परसिक्यूटेड आप ये बोलना, अच्छा अब आप पूछ लिए ना, अगर परसिक्यूटेड हिंदूज को अगर देश में जगह मिल जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? बस देखिए, मैं इस बात का मुखालिफ नहीं हूं कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, बर्मा से हिंदू भाई बहन, सिख, क्रिश्चियन आ जाएं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस कानून से पहले वो लोग नहीं आते थे इंडिया को? और ये कानून क्या कर रहा है कि दिसंबर 2014 के बाद किसी को नहीं देंगे, नहीं आएंगे। अब 14 के बाद अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान नहीं देंगे, आप, हमारे पास लॉन्ग टर्म वीजा का प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म वीजा के बाद उनको सिटीजनशिप देने का इख्तियार है। बीजेपी ये बोल रही कि इससे पहले कोई था ही नहीं प्रोविजन, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, तो इस पे आप बहस कीजिए, अमेंडमेंट लाइए, आप बोलिए कि इसे ट्वीक किया जाए। सुनिए, मेरा खत्म तो करने दीजिए। अब आप कह रहे हैं कि नागरिकता क्या खतरा है? आपको देखिए, CAA को अकेला नहीं देख सकते, NPR और NRC के साथ जोड़ना पड़ता उसको। आपको NRC भी क्या गलत है भाई? सुन तो आप देखिए ना, मणिपुर में आपने मणिपुर पे इतने इंटरव्यूज दिए। मुकम्मल करने देंगे या अपनी बात करें? अच्छा, चलिए बात कीजिए। हाँ, NPR, NRC, आप सेंसस नहीं कराते, आप सेंसस नहीं कराते। NRC जब होगा
तो मुझसे कहा जाएगा कि अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, आधार कार्ड, ये उस आधार कार्ड को भी पढ़ा आपने, उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। कितने लोगों के पास पासपोर्ट है भारत में? 5%। मैं बता रहा हूं आपको, यही तो इसकी हम मुखालिफत कर रहे। आप रिलीजन का लफ्ज निकाल दीजिए CAA में, करिए, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है इनको? आप रिलीजन की बुनियाद पर कानून बना रहे। अच्छा, और एक हैरत की बात, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC आसाम में हुआ क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा की जो दिली ख्वाहिश थी उसमें ज्यादा मुसलमान नहीं आए। बोले मैं नहीं मानता उसको। क्यों नहीं मानते भाई? आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड है ना वो तो CAA को ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, गलत है। आप पाकिस्तान बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू परसिक्यूटेड भाई आ रहे, सिख आ रहे, दीजिए, पहले भी कानून था। तीसरी बात यह है कि CAA को अकेला मत देखिए, NPR NRC से जोड़कर देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये। ठीक, पर आप हर चीज को फिर मुसलमानों के खिलाफ साजिश क्यों बोलते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल है। अच्छा, आपको मालूम कि पंडित नेहरू के जमाने में कितने लोगों को बांग्लादेश भिजा दिए थे? माने पाकिस्तान उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था। क्यों बनाए थे? इसी वजह से भिजा दिए थे। ये एक हिस्ट्री है ना। दूध के जले छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। चलिए ठीक है, आइए शुद्ध राजनीति की बात की जाए, शुद्ध राजनीति की। ओवैसी साहब, आप खड़े कहाँ हैं? किसके साथ हैं? किसके साथ खड़े हैं? आपने एक बीच में बोला था ना महबूब ना महबूबा। नहीं, देखिए, हम जहां खड़े ना आपने बोला ना मोहब्बत की दुकान के पास ना। नहीं, देखिए, आप दूसरा शब्द आप दूसरा आप बोलेंगे? अरे आप बोलेंगे मैं ना। बोल दूंगा, मुझे क्या है? नहीं, नहीं, आपने बोला महबूबा के पास नहीं जाऊंगा, महबूब से दूर रहूंगा, ये दुकान भी ठीक नहीं है। नहीं, हम जहां खड़े हैं अच्छी जगह खड़े हैं, जमीन हमारी मजबूत है। अब जो लोग जहां खड़े हैं, जो दुकानें खोल रहे हैं, वो बता दें क्या करेंगे। 185 लोकसभा सीट में से आप सिर्फ 16 जीतते हैं। अब हिमाचल में आपकी सरकार जाने पे आ गई। अब हिमाचल में सरकार, अभी लेटेस्ट न्यूज, हिमाचल में सरकार जा रही है आपकी। तो आप जमीन अपनी खो रहे हैं और आपको सिर्फ फिक्र क्या है? मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट। और मुसलमानों को लगता है कि भाई वो बहुत बड़ा भौचाल हो जाए। कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाइए और आगे लेकर चलिए। ये पैगाम दिया जाता है मुसलमानों को, अभी भी दिया जाता है, पहले भी देते थे कि बस हमारे गले में एक सांप डाल दिए, बस नाचते रहो सेकुलरिज्म का नाम लेकर। कहां सेकुलरिज्म है? जो संविधान का सेकुलरिज्म है उसको मानता हूं, मानता रहूंगा। ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म काय का सेकुलरिज्म है? अशोक राव चौहान जो मुझे गाली देते थे अब बीजेपी में चले गए। बताइए कौन कौन चले जा रहा है बीजेपी? नहीं करते आप, वहां टिकट दे देते हैं जहां द सो कॉल्ड जो कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ पार्टियां वो चुनाव हार जाती हैं। कार्तिकेय साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने TV9 के जिम्मेदारों से बात करके एक दिन डिबेट लगा लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी के लड़ने से किसको फायदा हुआ। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, पूरे उठ के चले जाएंगे यहां से। इंपेरिकल डेटा रख के बात करेंगे। लोकसभा की 3 सीट में लड़ता हूं और मोदी 306 जीत जाते मेरी वजह से, और जो 400 लड़ते और 50 पे आ जाते वो दूध के धुले हुए हैं। मेरा नाम असदुद्दीन है इसलिए मुझे गाली दी जाती है। और जो लड़ते हैं यूपी में 400 सीट, जीतते हैं 2 और 1, उनको कुछ नहीं बोलते आप। मैंने आपसे मुराद जो दूसरे लोग जो हमको गाली देते। पर किशनगंज का दर्द भी तो समझिए। क्या किशनगंज, वही सीट अनाउंस कर दी आपने। हाँ? किशनगंज का दर्द तो समझिए। नहीं कि अरे मैं पिछले बार भी किशनगंज लड़ा था, 3 लाख वोट मिले हमको। एक ही सीट कांग्रेस जीती, गठबंधन जीता किशनगंज। हम बीजेपी नहीं जीती वहां पहला पर। टिकट आपने किशनगंज ही अनाउंस कर दिया। नहीं भाई, हम लड़े हैं वहां पर। अच्छा, और एक बात सुनिए, मेरे तो हुआ होगा कांग्रेस को। बिहार के चुनाव में मेरे 5 MLA जीते। सीमांचल की जनता को सलाम, सबसे बैकवर्ड एरिया भारत का, उन्होंने मेरे 5 विधायक को जिताया। 4 विधायक को आप खरीद लिए। और महाराष्ट्र में आपसे कांड होता है तो आप आसमान सर पे उठा लिए। जब आप गुनाह करते हैं तो वो गुनाह नहीं है। अब नीतीश कुमार तो पलटी मास्टर हैं, कुलाटी मार दिए। अब तेजस्वी को मालूम हो रहा है कि क्या होता है पावर लूज करने का मतलब। लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब
दिखते हैं बीजेपी से लड़ते हुए, लेकिन वो लड़ कांग्रेस से रहे हैं। किससे लड़ते हैं? दिख तो रहे हैं बीजेपी से लड़ते हुए, लेकिन लड़ कांग्रेस से हाँ, रहे हैं। इसीलिए टोल गेट के पास मुझ पर 6 गोलियां चलाई गई थी। मैं बोला था किसी को चला दो बेटा गोली। हाँ? क्या बात मैं कर नहीं रहे कह रहा, राहुल अरे गांधी भाई, कहते हैं किसी- आपकी यारी बीजेपी से है। अरे गाड़ी पर गोलियां चली मेरे, एक नहीं 6 गोलियां, कितने 4-5 गोलियां चली। मेरे घर पर हमला हो जाता है, ये सब मैं करा रहा हूं क्या सेटिंग बोल के? भाई मेरे घर में भी फैमिली है। तो इसका बीजेपी से क्या लेना देना? मैं बता रहा हूं ना आपको, अब बहुत लेना देना है उससे, बहुत कुछ लेना देना है। आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्या करूं? ऐसी बात कर देते हैं भाई साहब। इसमें सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप पे आरोप लग रहा है नहीं, मैं बता कि रहा आप हूं ना। मोदी के खिलाफ लड़ते दिखते हैं, पर लड़ाई आपकी कांग्रेस से है। नहीं, लड़ाई देखिए, लड़ाई तो सबसे है। अच्छा, राहुल गांधी भी कहते हैं, आप फिर बोले कि आप, मैं बता रहा हूं ये राहुल गांधी भी कहते हैं। अच्छा, आप जब ये पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी 22 जनवरी के बारे में, आपको चाहिए था कि अपोजिशन लीडरों की स्पीचेस को दिखाते आप? ऐसा लग रहा, मैंने अपनी स्पीच में कहा, वो नहीं दिखाया आपने, वो नहीं बोला। ये आपकी स्पीच तो बहुत चली, वायरल है। नहीं, अरे मेरी क्या हुआ, जो अपोजिशन के जो लोग स्पीच दे रहे थे ना निगल सक रहे थे, ना कुछ बोल सक रहे थे। तो हमारे मुसलमानों में क्या होता, जब काजी साहब और 2 गवाह दुल्हन से जाकर पूछते कि आपकी रजामंदी है इस लड़के से शादी करने के लिए, तो बाज वक्त दुल्हन शर्मा कर खामोश हो जाती है, तो उसकी खामोशी को रजामंदी के तौर पर लिया जाता है। तो ऐसा ही लग रहा था लोकसभा में कि ऐसा खामोश बैठे हैं पूरे।